नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल सृष्टि द वर्ल्ड ऑफ साइंस पर। इस चैनल पर आपको अपने एकेडमिक्स यानी कि 6 से लेकर 10th तक के और आगे 11th और 12th के भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सारे कंटेंट मिलेंगे। और फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा NCERT पे बेस्ड क्लास 10th का 8वां लेसन ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और अगर आप सब मेरे चैनल पे इस प्रकार से बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है आगामी 2024 की परीक्षा के लिए वो बहुत बेहतर हो जाएगी। स्थितियाँ बेहतर रहेंगी पहले के मुकाबले। आपको खुद ये कुछ दिनों में अनुभव होने लग जाएगा। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा बोले शुरुआत करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक त्रिकोणमिति, या इंग्लिश में उसे कहें तो ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है या हिंदी में त्रिकोणमिति जिसे कह रहे हैं, तो इसका अर्थ जो है त्रिभुज से है, त्रिभुज से संबंधित है और विशेष रूप से समकोण त्रिभुज से संबंधित है। हाँ, और एक रिमाइंडर कि अगर आप लोगों को त्रिभुज के बारे में और थोड़ी सी डिटेल जानकारी चाहिए, जिनके पास है जानकारी उनके लिए ठीक है, और जो बच्चे एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं या फिर जिनका बेसिक्स बहुत ठीक नहीं है, स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, वो लोग इसी चैनल पे एक वीडियो है बहुभुज चैप्टर को लेकर, उसमें बहुभुज के बारे में और उसी के अगले पार्ट में त्रिभुज के बारे में भी बताया गया और डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आपको हर एक प्रकार के त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक जो त्रिकोणमिति है, इसका संबंध त्रिभुजों से है और विशेष रूप से समकोण त्रिभुज से, विभिन्न प्रकार के समकोण त्रिभुजों से है। तो समकोण त्रिभुजों से क्या है भाई? समकोण त्रिभुजों की जो 3 भुजा है, समकोण त्रिभुज किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 जो भुजा है और उसके जो 3 कोण हैं, उनके अंतर संबंधों को गणित की इसी शाखा में परिभाषित किया गया है। तो साधारण से इसका अर्थ यहीं से शुरू होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज या किसी भी अन्य प्रकार के त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके तीनों कोण के अंतर संबंधों को बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करना, उनके गुणधर्मों को समझना, तो वो सब चीज किसमें होगा? इसी त्रिकोणमिति अध्याय में होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को क्या जानना होगा? समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों की जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो समकोण होता है। फिलहाल हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री ऐसा मान रखे हैं। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में एंगल B का मान 90 डिग्री है। इसकी 3 भुजाओं के बारे में आपको पता होगा, त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में। इसमें एक भुजा AB हो गई, दूसरी हो गई BC और तीसरी AC। 3 कोण, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो यहाँ जो 3 कोण है उसमें से एक कोण तो समकोण है, 90 डिग्री के माप का है। बाकी जो शेष 2 कोण है वो प्रत्येक न्यून कोण है। न्यून कोण माने उनका माप जो है 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक, मतलब 0 से 90 के बीच में उनका माप है। तो समकोण त्रिभुज का ये एक गुणधर्म है। ये भी ध्यान में रखना आपको कि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण मिलेगा, बाकी 2 कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, आगे बढ़े इसमें हम लोग जानकारी के लिहाज से। तो इसमें हम लोग एकदम शुरुआती कक्षाओं में, इससे नीचे की कक्षाओं में, वर्ग दशम से नीचे की कक्षाओं में हम लोग पढ़े होंगे कि ये जो नीचे क्षैतिज भुजा है, मतलब कि लेटी हुई भुजा है, उसे हम लोग क्या कह देते थे? सामान्य अर्थों में आधार कहते थे। आधार यानी कि बेस। ठीक है, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग B से, स्मॉल b से। और जो एकदम ऊर्ध्वाधर भुजा होती थी यानी कि खड़ी रेखा जिसको हम लोग कहते थे, तो उसे क्या कहा जाता है? लंब, या इसको हम लोग सूचित करते हैं P से, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम जो है वो परपेंडिकुलर होता है, या कभी अल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और एक जो समकोण के सामने वाली भुजा होती थी उसे हम लोग निश्चित रूप से क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये नाम नियत रहता, फिक्स रहता है, यही रहेगा। ठीक है, समकोण की जो सामने वाली भुजा रहेगी उसे कर्ण ही कहा जाएगा। ये थी हम लोग की एक बेसिक सा परिचय समकोण त्रिभुज को लेकर। लेकिन यहाँ जो आधार है और लंब है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? आप लोगों ने जो पढ़ा है नीचे की कक्षाओं में वो ठीक है जानकारी आपके, लेकिन अब आपको क्या करना होगा? इसको और सुदृढ़ करना है, इस जानकारी को और बेहतर बनाना है। ठीक है, ये जो कर्ण है इसमें कोई डाउट नहीं है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होगी उसे कर्ण ही कहेंगे, लेकिन लंब और आधार इस हिसाब से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे हम लोग जो पड़ी हुई रेखा है उसे हम लोग आधार, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम लोग लंब नहीं कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे लंब? चलिए इसे जानते हैं। ठीक है, इसे फिलहाल मैं मिटा देता हूँ और समझाता हूँ।
यहाँ जो हमारे दो न्यून कोण है, कौन से न्यून कोण है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल के परिप्रेक्ष्य में बारी बारी से बात करेंगे। कर्ण फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग कर्ण का बात करें तो वो कर्ण जो होगा हमेशा इसमें, इस त्रिभुज में ए सी होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग क्या चीज का बात करेंगे, एक लंब का, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, आधार। ये दो चीजों का हम लोग बात करेंगे अलग से, थोड़ा सा विशेष रूप से। आधार, इसको हम लोग, इसका सिंबल देते हैं बी और कर्ण का सिंबल हो जाता है एच। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो न्यून कोण है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में और यहाँ पे एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक एक एंगल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लंब और आधार जो है अलग अलग आएगा। हम एक ही को उसमें नियत नहीं बना सकते हैं। जैसे कर्ण था, निश्चित था कि हाँ समकोण के सामने वाली होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जिस भी न्यून कोण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या करना होगा, उस न्यून कोण को सबसे पहले देखना है। कौन सा न्यून कोण का बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ए का बात कर रहे हैं, कोण ए का बात कर रहे हैं, इस न्यून कोण का बात कर रहे हैं। तो हमको अगर इसमें लंब चाहिए इस कोण के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या करना होगा, उसके सामने वाली भुजा को पहचानना होगा। तो आसानी से चित्र में आप लोग पहचान सकते हैं कि एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी है। एंगल ए के सामने वाली भुजा है बीसी, तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा लंब। किसके परिप्रेक्ष्य में, एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात कर दें, एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में बात कर दें, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा है, चित्र से स्पष्ट है, कौन सा, ए बी। एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में लंब कौन सी भुजा कहलाएगी, ए बी भुजा कहलाएगी इस त्रिभुज में। अब एक और जानकारी बच जाती है आधार की, किस भुजा को आधार कहा जाएगा। एक तो ये जो कर्ण बताएगा ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में आधार किसको कहेंगे। तो दो भुजाओं का जिक्र हो चुका है, कर्ण किसको कह रहे हैं, एसी को कह रहे हैं। एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में लंब किसको बोल रहे हैं, बीसी को बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सामने वाली भुजा है। अब बच जाती है कौन सी भुजा, ए बी भुजा बच जाती है। तो एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में आधार किसको कहा जाएगा, ए बी को कहा जाएगा, ठीक है। और एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में आधार किसको कहा जाएगा, कर्ण ए सी हो चुका है। एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में लंब किस भुजा को कहे थे, ए बी को कहे थे। तो बच गई कौन सी भुजा, बीसी भुजा बच गई। तो इस बीसी भुजा को एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें स्पष्ट होंगी, ठीक है। चलिए, और एक बुनियादी समझ आप लोगों में विकसित हो गई होगी कि कैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण को पहचाना जा सकता है, ठीक है। जरूरत अगर लगे तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी अपनी कॉपी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बस इसको जांचने के लिए या एक और बेहतर समझ विकसित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज ले लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, पी क्यू आर नाम दे देते हैं इसका। इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर दे देते हैं, और यहाँ पे इसे समकोण ले लेते हैं। एंगल क्यू का मान 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें अगर कर्ण का बात किया जाए तो बहुत ही सरल है इसको पहचानना। जो समकोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे, यानी कि पी आर को कर्ण कहा जाएगा। अब इसके आगे बढ़े, लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे। तो लंब और आधार पहचानने का तरीका मैंने समझाया आपको। हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पूछना होगा कि किस एंगल के परिप्रेक्ष्य में, कौन से न्यून कोण के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम लोग क्या करें, एंगल आर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और लंब पूछ रहे हैं, लंब की जानकारी मांग रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, बोलना होगा कि एंगल आर के सामने की जो भुजा है, यानी कि चित्र से जो स्पष्ट है पी क्यू नाम की भुजा, उसे एंगल आर के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। और तो आधार किसे कहा जाएगा, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी कोण के परिप्रेक्ष्य में। तो जो भुजा बच जाती है, कर्ण तो पता है, कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर भुजा क्या है, कर्ण है। आधार लंब कौन सी निकल गई थी, पी क्यू भुजा को हमने कहा था। अब इसमें बच गई कौन सी भुजा, क्यू आर भुजा। या ऐसे इसको हम लोग कहेंगे, ज्यादा बेहतर होगा कि जो समकोण और दिए गए न्यून कोण की उभयनिष्ठ भुजा है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं, ठीक है। दिए गए कोण, दिए गए न्यून कोण और समकोण के उभयनिष्ठ भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये भी पहचानने का तरीका।
अब और एक न्यूनकोण इसमें बच जाता है, एंगल पी। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, इसके परिप्रेक्ष्य में एंगल पी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या है, क्यू आर है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि समकोण और दिए गए कोण की उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, पी क्यू है, इसे हम लोग आधार कह सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से अलग अलग समकोण त्रिभुजों को देखते हुए अलग अलग न्यूनकोणों के परिप्रेक्ष्य में लंब और आधार की पहचान कर अपने समझ को और सुदृढ़ बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट आप लोग का और क्लियर होते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको और एक जानकारी याद रखनी है कि जो एक महान गणितज्ञ रहे थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी के नाम पे एक प्रमेय है, एक नियम है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग साधारण अर्थों में। क्या है पाइथागोरस जी का नियम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग करेंगे हम लोग, और जो बाकी की दो भुजाएं बच गई जिसमें से एक को लंब कहा जाता है, एक को आधार कहा जाता है, ठीक है, तो उनके वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि एक भुजा लंब कहलाएगी और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम लोग ऐसे h का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी, ठीक है। इससे अब आपको क्या किया जाएगा, कर्ण के बारे में जानकारी मांगा जाए, लंब के बारे में जानकारी मांगा जाए या आधार के बारे में जानकारी मांगा जाए, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी एक अज्ञात भुजा का मान जिसमें से दो आपको दिया हुआ रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दिया हुआ है या कर्ण आपको ज्ञात करना है, उसमें आधार दिया हुआ है, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दिया है इसमें आपका जाके 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछे कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान ज्ञात करें, तो आप बहुत आसानी से क्या कीजिएगा, पाइथागोरस जी का प्रमेय उपयोग में लाइएगा। पाइथागोरस जी के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें से आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण तो हमें मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे बराबर, तो बराबर का चिन्ह दे दिया गया। लंब, लंब का मान दिया हुआ इसमें कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का हम लोग वर्ग करेंगे। जोड़, आधार का भी वर्ग करना है, तो आधार का वर्ग करने के लिए उसके मान यानी कि 4 सेंटीमीटर का वर्ग करना है। इधर हम लोगों को क्या मिलता जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल निकालें या फिर पहले जोड़ लेते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ लें, कितना हो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिर्फ अगर कर्ण का मान कहा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दीजिए, सरल भाषा में ऐसे समझेंगे, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, आसानी से इसे लिखा जा सकता है। अर्थात इसे क्या कहेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि कर्ण का जो मान होगा वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण मिला 5 सेंटीमीटर कर्ण का मान निकला, जब दो जानकारियां दी हुई थी, एक आधार का मान और दूसरा लंब का मान। तो इसी प्रकार से आगे हम लोगों को अध्याय में हमारा जो 8वां लेसन रहेगा त्रिकोणमिति का, उसमें हमको उदाहरणों में या एक्सरसाइज में भी, प्रश्नावली में भी बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां हमको इस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। हालांकि ये पिछले छोटे कक्षाओं की ये प्रमेय है, ठीक है, आपने 8वीं कक्षा में, 9वीं में या फिर इसको 7वीं कक्षा से ही पढ़ते आते हैं बच्चे, तो वहाँ पढ़ा होगा। अगर ध्यान नहीं होगा तो चलिए, इसे रिकॉल तो करा दिया गया, थोड़े से छोटी कक्षाओं की किताबों से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या सवाल के साथ हम लोगों का प्रैक्टिस हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं इस उदाहरण के तौर पर, या हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस लगातार बने रहना आप लोगों को हमारे साथ, और हम सबके प्रयास से हम लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें जो हमें त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले जान लेना चाहिए था। तो पहला जो हम लोग का था वो समकोण त्रिभुज को लेकर ही था। चलिए, उसमें लंब, कर्ण और आधार को हम लोगों ने पहचानना सीख लिया, पाइथागोरस प्रमेय सीख लिया कि क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो एकदम इसका मेन मुद्दा है, मुख्य जो मुद्दा है इसका क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में।
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कुछ पदों को यहाँ पे लिख रहे हैं। कुछ कुछ क्या, जितने सारे पद हैं, जितने कितने हैं, टोटल 6 पद हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के पद क्या क्या है। जो पहला नंबर है उसे हम लोग कहते हैं SINE साइन, दूसरा नंबर जो है उसे कहते हैं कोसाइन, तीसरा नंबर जो होता है टेंजेंट, और चौथा नंबर हमारा आ जाता है कोटेंजेंट, पांचवा नंबर आता है सेकेंड, छठा हो जाता है कोसेकेंड, और इन सबको हम लोग संक्षिप्त रूप में SIN सिर्फ सिंपली कहते हैं। इसे COS कॉस बोल सकते हैं, इसे TAN टैन बोल सकते हैं, इसे COT कॉट बोलेंगे, और इसे SEC सेक बोलेंगे, और इसे COSEC कोसेक बोलेंगे। और साधारणतया जब भी हम लोग इसे लघु रूप में लिखेंगे या संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो सारे जो अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वो छोटे श्रेणी के होंगे। चलिए, तो ये 6 पद हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। मतलब जैसे कि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला शुरू करते हैं तो हम लोग का सारा खेल जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्णों को सीखने या 26 अक्षरों को सीखने के बाद ही शुरू होता है। इंग्लिश में या हिंदी में बात करें या किसी और भी भाषा में बात करें तो वहाँ जैसे वर्णों का महत्व है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इन पदों का महत्व है। इन सबका एक एक परिभाषा तैयार किया गया, एक एक डेफिनेशन तैयार किया गया, और इसी के आधार पे हमारा जो पूरा अध्याय है, ये जो पूरा त्रिकोणमिति खंड है गणित के अंतर्गत, वो आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग साइन का बात करें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर हम लोग किसी एक न्यून कोण को, उसके दो में से एक न्यून कोण को अगर हम लोग क्या बोल देते हैं, ये ग्रीक अक्षर थीटा बोल देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, थीटा, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, ठीक है, इसे थीटा कहा जाता है। और इससे सिंपली किसको हम लोग यहाँ दर्शाएंगे, इस पूरे खंड में न्यून कोण को दर्शाएंगे। थीटा से किसको दर्शाएंगे, न्यून कोण को दर्शाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे कि हमने कभी यहाँ ऐसा होगा कि कभी हम C को थीटा बोल दे रहे हैं, या कभी हम एंगल A को थीटा बोल दे रहे हैं, या किसी और ट्रायंगल में इसे भी कह सकते हैं हालांकि, लेकिन हमारा यहाँ होगा कि ज़्यादातर जगहों पे ऐसा प्रयोग होगा कि हम लोग न्यून कोणों को ही थीटा अक्षर से सूचित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये जो पहला था हम लोगों का, साइन को कैसे परिभाषित किया गया है किसी भी न्यून कोण के लिए। जैसे हम लोग का यहाँ एक न्यून कोण है साइन थीटा, तो किसी भी न्यून कोण के लिए इस साइन के पद को कैसे परिभाषित किया गया है। तो साइन के पद की एक परिभाषा दी गई है शुरुआत से ही, क्या है, लंब बटा कर्ण, या इसे अगर हम लोग सिंबल के रूप में सूचित करें तो P बटा H ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या हो जाता है, क्या था, कॉस। कॉस के लिए अगर हम लोग, ठीक है, किसी न्यून कोण के अनुपात को परिभाषित करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार और बटा कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए गए न्यून कोण के लिए कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा, मतलब कि कोई भी दिया गया न्यून कोण जो थीटा था उसके लिए टेन को कैसे परिभाषित किया जाता है, टेंजेंट को कैसे परिभाषित किया जाता है, लंब बटा आधार से, या फिर ऐसा कहें कि P/B से। और बाकी के जो 3 ये पद है ना त्रिकोणमितीय अनुपात के, एक कॉट, एक सेक और कोसेक, ये क्या है, ऊपर के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब ऐसा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि 2/3 का व्युत्क्रम लिखें, तो 2/3 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है, अंश को हर के जगह पे और हर को अंश के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कहेंगे, तो बस वही चीज है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोसेक थीटा लिखेंगे, नीचे वाला कोसेक, छठा नंबर जो अनुपात का पद था, कोसेक थीटा का बात करते हैं, तो ये साइन का व्युत्क्रम होता है। माने साइन में लंब बटा कर्ण था, इसमें न्यून कोण के लिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि H/, क्या हो जाएगा, P। पांचवा नंबर जो कॉस थीटा का हम लोग बात किए थे कि किसी भी न्यून कोण के लिए कॉस को कैसे परिभाषित करते हैं, तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो किसी भी न्यून कोण के लिए, न्यून कोण यहाँ पे थीटा था, तो किसी भी न्यून कोण थीटा के लिए सेक को कैसे परिभाषित किया गया, इसके व्युत्क्रम के द्वारा, यानी कि कर्ण बटा आधार से। ठीक है, इसे कहेंगे H/B। छठा नंबर जो है वो आ जाता है कॉट। ये जो कॉट है, कॉट जो नाम का त्रिकोणमितीय अनुपात का पद है, ये टेन का व्युत्क्रम होता है, यानी कि इसका जो परिभाषा या अनुपात होगा वो आधार और
लंब के रूप में व्यक्त किया जाएगा, आधार बटे लंब के रूप में व्यक्त किया जाएगा, पी बी बाई पी। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक शुरुआत से, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं एकदम, उन्हें एकदम इसे रट लेना है, ये रटने वाला ही चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये सारी सिर्फ एक परिभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसका नाम देते हैं, ये मार्कर है, लिखने के काम में आता है। तो उसी प्रकार से जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में बात करेंगे कि साइन थीटा, तो ये लंब और कर्ण का अनुपात बताने के काम में आता है। किसके लिए लंब? इस एंगल थीटा के लिए। एंगल थीटा के स्थान पर कोई भी दूसरा एंगल हो सकता है, दूसरा नियम कौन हो सकता है, जैसे कि सी हो गया या ए हो गया, इस त्रिभुज का अगर बात किया जाए तो। ठीक है, ऐसे समझे बात को। उसी तरह से ये सारी परिभाषाएं हैं, और सारी परिभाषाओं को आपको याद कर लेना है। ठीक है, कंठस्थ रूप से एकदम निश्चित तौर पे लिख सकते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। और इसे याद रखने का, अब हम लोग सीखेंगे इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका, इसे याद रखने का एक ट्रिक है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सरल, खास करके हम भारतीयों के लिए। ठीक है, कैसे है देखिए, गणित कैसे जुड़ा हुआ हम भारतीयों की संस्कृति से एकदम प्राचीन समय से ही। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो इससे क्या कर लेंगे हम लोग, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल। तो ये जो सारा एक लय है, एक लय के रूप में जो शब्दों का व्यवस्था है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को चुनेंगे, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को चुनेंगे। ठीक है, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को चुनेंगे और ऊपर वाले इन दो पंक्तियों का एक समूह के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है H, तो P बाय H, स्मॉल p हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वहां भले कैपिटल से लिखा गया, P बाय H से क्या परिभाषित हो जाएगा, ये S वाला फंक्शन परिभाषित हो जाएगा, मतलब साइन। किसी भी न्यून कोण के लिए ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, साइन का फंक्शन कैसे होगा, तो P बाय H से हो जाएगा। C माने क्या हो गया, कॉस, तो B बाय H से किसे, B बाय H से किसे याद रखेंगे हम लोग, कॉस थीटा के सूत्र को। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है, P बाय B, तो P बाय B और T फॉर हो गया tan, तो हम लोग इससे किसे याद कर लेंगे, tan थीटा को, ये दोनों बटे में और ये साइन। ठीक है, P बाय H किसके लिए, साइन थीटा के लिए, B बाय H किसके लिए, C माने कॉस थीटा के लिए, P बाय B किसके लिए, T माने tan थीटा के लिए। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो बोले और तीन को कहाँ गया, और तीन कहाँ गया, कोसेक, सेक और कॉट कहाँ गया। तो इसे आपको याद रखना होगा इन सब तीनों को, कि ये साइन का व्युत्क्रम होता है। यहीं पे कोसेक आ जाएगा, यहीं पे क्या आ जाएगा, सेक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट, कॉट थीटा। तो इसका व्युत्क्रम निकाल देंगे h बाई पी, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम निकाल देंगे h बाई बी, और यहाँ पे इसका व्युत्क्रम b बाई पी। इस प्रकार से ये बाकी सब पे परिभाषित हो जाएंगे। तो बस एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा, इसकी सहायता से आप आसानी से इस पूरी परिभाषा को याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या का सामना अब आपको शायद ना करना पड़े। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप लोग। अब आगे इसे हम लोग समकोण त्रिभुज में, जैसे कि हम लोग को शुरुआत में ही बात हुआ था कि जो त्रिकोणमिति होता है वो त्रिभुज के तीनों कोणों और उसके विभिन्न भुजाओं के बीच में संबंधों की जानकारी देता है, संबंधों के अलग अलग गुणधर्मों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे, अब शुरुआत की चर्चा से देखते हैं सही है या नहीं है। इसे लिखने के बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को, ये सब ध्यान रखिएगा। इसे मैं फिलहाल काम के लिए रहने देता हूँ, शायद जरूरत पड़ जाए फिलहाल हमें, क्योंकि अभी तुरंत तो याद नहीं होगा, और शायद बहुत सारे बच्चों को याद हो भी गया होगा, ये भी हो सकता है। तो एक हम लोग त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, और इसका नामकरण करते हैं हम लोग क्या, ABC, जिसमें से एंगल B क्या है, समकोण है। तो समकोण है तो इसमें आसानी से हम लोग कहेंगे कि कर्ण क्या होगा भाई, कर्ण हो जाएगा इसमें AC, चूंकि समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है, तो इसे हम लोग आसानी से कर्ण के रूप में पहचान सकते हैं। कर्ण ये हो गया।
अब लंब और आधार का खेल बचा, तो लंब और आधार हम लोग पहचानेंगे अलग अलग न्यून कोणों के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। तो अगर हम लोग ऐसा कहें कि इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पद है ना साइन, उसे एंगल सी के लिए आप परिभाषित कीजिए, या एंगल सी के लिए उसका कौन सा अनुपात तैयार होगा, भुजाओं का कौन सा अनुपात तैयार होगा उसको आप बताइए। यहाँ पे जो एंगल सी आ रहा है ना वो क्या है, न्यून कोण है, और ये सिर्फ सी एंगल सी को डिनोट करता है, एंगल को सूचित करता है। ठीक है, यहाँ एंगल का भले सिंबल नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसमें यहाँ सी लिखे हैं और इसका मतलब क्या है, इस न्यून कोण से। ठीक है, तो साइन की परिभाषा क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो एंगल सी के लिए अगर हम लोग देखें, एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाले भुजा ए बी, और कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण किसे तैयार किया गया था, ए सी। तो ये हो गया एंगल सी के लिए साइन की परिभाषा इस त्रिभुज में। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा फिर निकाल सकते हैं, कॉस निकालना है, कॉस सी निकालना, मतलब एंगल सी के लिए कॉस को परिभाषित करना है इस त्रिभुज में। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या आता है, आधार और बटा क्या हो जाता है, कर्ण। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस सी। तो एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में आधार किसे कहा जाएगा, एंगल सी के सामने वाली भुजा को क्या कह दिए थे, लंब कह दिए थे। बच गई अब कौन सी भुजा, बीसी नाम की भुजा, तो बीसी, और इसके ठीक समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, तो बीसी अपन एसी हो गया एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में कॉस का परिभाषा। तीसरा नंबर जो है वो क्या है, टैन अगर परिभाषित करने बोला जाए एंगल सी के ही परिप्रेक्ष्य में, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग इसका सूत्र स्थापित करेंगे। सबसे पहले लंब बटा क्या होता है, आधार। ठीक है, तो एंगल सी के परिप्रेक्ष्य में लंब का तो बात कर लिए, किसको कहेंगे, ए बी को, और आधार किसे कहा जाएगा, बी सी को। तो ये सारे हो गए परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं भी, बाकी आप परिभाषित कर सकते हैं कोसेक को भी, सेक को भी और कॉट को भी। ठीक है, अब इसके जगह पे ऐसा किया जाए कि एंगल बदल दिया जाए, इसे लिख लीजिएगा पहले। एंगल अगर बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, मतलब कि साइन में भी सी फंक्शन के लिए परिभाषित किया गया, सॉरी सी एंगल के लिए परिभाषित किया गया, कॉस को भी और टैन को भी। अब इसके जगह पे ऐसा किया जाए कि दूसरा न्यून कोण, कौन सा न्यून कोण भाई, ए जो बचा हुआ है, यहाँ पे ए अगर रख दिया जाए तब क्या होगा, ए अगर रख दिया जाए तब क्या होगा। चलिए बात करें पहले साइन में, सूत्र तो वही रहेगा लंब बटा कर्ण, लेकिन एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में लंब जो है अब अलग भुजा कहलाएगी। कौन सी भुजा कहलाएगी, इसके सामने वाली। तो इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या है, पीसी, और कर्ण क्या है, कर्ण तो पता है एसी, कॉस ए। सूत्र तो वही रहेगा, परिभाषा तो वही रहेगी, आधार और कर्ण का अनुपात। चलिए, तो अब यहाँ पे एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में आधार किस भुजा को कहा जाएगा, एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में आधार कहा जाएगा ए बी को, और कर्ण किसे कहा जाएगा, ए सी को। ठीक है, ये हो गया एंगल ए के परिप्रेक्ष्य में लंब और आधार हमें पता चल चुका है पहले से। लंब किसे कह रहे हैं, बी सी को, आधार किसे कह रहे हैं हम लोग, आधार कह रहे हैं ए बी को। तो ये सारी परिभाषाएं, बाकी परिभाषाओं को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वहाँ पे उनके संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। तो यही तो हम लोग का बात चल रहा था शुरुआत में, कि अलग अलग प्रकार के कोणों का हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न भुजाओं से, समकोण त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं से संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। ये चर्चा आगे और धीरे धीरे हम लोग गहराई में चली जाएंगी, और इसे हम लोग और डिटेल में जानते चले जाएंगे। तो ये शुरुआत का क्लास था, इंट्रोडक्शन का सिर्फ त्रिकोणमिति का, लेकिन बहुत ही आवश्यक, इसके बिना संभव नहीं है शायद आगे का त्रिकोणमिति जो लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगली जो कक्षा होगी हम लोगों की, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है, उसके अलग अलग प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, और उसके जो कुछ जरूरी उदाहरण सब हैं उन्हें भी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, उनके भी हल को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।